वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग और जय श्री कृष्णा। आज हम लोग हमारे इस लेक्चर का इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि भाई सॉल्यूशंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, है ना। और कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ा था, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मोल फ्रैक्शन, है ना, मोलैरिटी, मोलैरिटी, ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स को भी निपटा दिया था। इनके बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ लिया था, है ना। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं कि भाई सोल्यूबिलिटी क्या होती है ना। आज ये पूरा का पूरा लेक्चर आप यूं समझ लो कि सोल्यूबिलिटी पे ही डिपेंड कर रहा है, ये सोल्यूबिलिटी पे ही आधारित है ना। मोस्टली जितनी भी बातें हम लोग पढ़ेंगे वो सारी सोल्यूबिलिटी के लिए ही है ना। हम लोग इसमें हेनरीज लॉ पढ़ेंगे, हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, है ना। और सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ेंगे, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पढ़ेंगे। गैस में हमें ज्यादा चीजें पढ़नी है सॉलिड के कंपैरिजन में, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, मैं अभिनव लक्ष्कार, आपका पीसीबी एजुकेटर, स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर। चलिए, तो बात करते हैं कि भाई सोल्यूबिलिटी क्या होती है। सोल्यूबिलिटी का सीधा सा हिंदी में अगर मतलब देखें तो हिंदी में सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है घुलना, घुलने की क्षमता, है ना, घुलने की क्षमता। तो हम लोग सोल्यूबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो सोल्यूबिलिटी को डिफाइन करें तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर। यानी कि बात ये कह रहा है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, स्पेसिफाइड का मतलब हो गया है कि कोई भी आपने एक टेम्परेचर डिसाइड कर लिया, उस टेम्परेचर पर आपके पास में एक अलग ही तरीके का, रेदर देन वाटर, वाटर को हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। अब मेरे पास में कोई दूसरा सॉल्वेंट है, ठीक है। अब इस सॉल्वेंट के अंदर मैं एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकता हूँ, कितना अमाउंट, कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकता हूँ, इसी को हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, उस सॉल्यूशन की सोल्यूबिलिटी है, कि उसमें सॉल्यूट कितना अच्छे से डिसॉल्व हो सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगली बात हम अगर करें तो देखो, बहुत सारे ऐसे सॉल्वेंट्स और सोल्यूट्स होते हैं जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, है ना। और कुछ ऐसे होते हैं जो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो जो सोल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स हो जाते हैं उनको तो हम बोलते हैं वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है। सॉरी, वोलेटाइल नहीं, वोलेटाइल का मीन्स हो गया कि उसकी क्या बन रही है, वेपर्स बनेगी, ठीक है। और नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया, नॉन वोलेटाइल का मतलब हो गया कि उसकी वेपर्स नहीं बनेगी, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के सॉल्वेंट्स होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कि भाई मेरे पास में एक कार्बन, या आप कह सकते हो मेरे पास में एक कह सकते हैं थर्माकोल का पीस है, ठीक है। तो थर्माकोल का जो पीस होता है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि थर्माकोल जो है वो कार्बन का क्या है, कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है, कार्बन से ही मिलके बना हुआ है। और वाटर के अंदर कार्बन नहीं है, वाटर के अंदर H2O है। H2O का मतलब हाइड्रोजन एंड वाटर है, ठीक है ना। तो कार्बन को हाइड्रोजन एंड वाटर डिसॉल्व नहीं कर सकते। वहीं अगर मैं बात करूं कि भाई मेरे पास में NaCl है, तो NaCl यानी नमक जो है वो अच्छे से पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। क्योंकि देखो, H2O और NaCl दोनों के पास में पोलैरिटी है, पोलैरिटी का मतलब है कि दोनों आयंस में ब्रेक हो सकते हैं, है ना। नमक टूट करके Na प्लस और Cl माइनस बना सकता है, और वाटर टूट करके H प्लस और OH माइनस बना सकता है ना। और ये बात भी ध्यान रखना कि भाई जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स, जैसे मैंने थर्माकोल की बात की, जैसे पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, है ना, वुड हो गई, ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स होते हैं कार्बन से मिलके बने हुए, इनमें कहीं ना कहीं कार्बन प्रेजेंट है। तो कार्बन जो होता है ना, कार्बन के कंपाउंड्स नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। नॉन पोलर का मतलब हो गया कि वो लोग आयंस में ब्रेक नहीं होंगे। तो जो आयंस में ब्रेक नहीं होंगे वो आपस में मिल जाएंगे, और जो आयंस में ब्रेक होंगे वो आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी को आगे हमें सोल्यूबिलिटी इन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को पढ़ना है। मींस अब मेरे पास में एक लिक्विड सॉल्वेंट है, उसके अंदर मैं सॉलिड सोल्यूट को मिला रहा हूँ। किसको मिला रहा हूँ, सॉलिड सोल्यूट को मिला रहा हूँ। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड में मुझे बताओ कि सोल्यूट कौन है। सोल्यूट तो है मेरे पास में सॉलिड, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना। सोल्यूट कौन है मेरे पास में, सॉलिड। और सॉल्वेंट क्या है मेरे पास में, लिक्विड है।
अब हमेशा ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर पे दो चीजें लिखी है। एक तो मैंने लिखा है कि पोलर सोल्यूट डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, यानी जो आयंस में ब्रेक होने वाले सोल्यूट है वो आयंस में ब्रेक होने वाले सॉल्वेंट में ही जाकर के मिलेंगे। आई बात समझ में? यानी पानी जो नमक जो होगा ना वो पानी में ही घुलेगा, नमक पेट्रोल के अंदर नहीं घुल सकता, क्योंकि पेट्रोल एक नॉन पोलर कंपाउंड है, वो आयंस में यानी कि चार्जेस में ब्रेक नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? तो चार्जेस में अगर ब्रेक नहीं हो रहा है तो नमक उसके अंदर जा नहीं पाएगा। नमक कब जा पाएगा उसके अंदर? जब वो भी आयंस में ब्रेक होता, आयंस में ब्रेक होगा तो देखो उनके मॉलिक्यूल्स में स्पेस बनेगा, तो Na प्लस और Cl माइनस जो होंगे वो नेगेटिव और पॉजिटिव से जाकर के अटैच हो जाएंगे। वाटर के अंदर क्या होता है? वाटर के अंदर एक H प्लस आयन होता है, एक OH माइनस आयन होता है। तो H प्लस आयन जो है वो तो Cl माइनस के साथ मिल जाता है, यानी H प्लस आयन ने यानी H प्लस मॉलिक्यूल ने Cl माइनस मॉलिक्यूल को जगह दी कि तू मेरे साथ आकर के बाइंड हो जा, और Na को किसने जगह दी? OH माइनस आयन ने कि मेरे साथ आकर के तू बाइंड हो जा। आई बात समझ में? तो पोलर सोल्यूट जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में, और नॉन पोलर सोल्यूट जो होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। आई बात समझ? जैसे थर्माकोल की बात करी, थर्माकोल पानी के अंदर तो नहीं घुलेगा, बट उसकी जगह अगर पेट्रोल हो तो पेट्रोल उसी के परिवार का हिस्सा है ना, पेट्रोल भी तो कार्बन कंपाउंड है, तो थर्माकोल भी कार्बन कंपाउंड है, और दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएंगे? अच्छे से घुल जाएंगे, घुल मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में हम लोग इसी बेसिस पर बात करते हैं कि भाई सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। मैं यहाँ पर एक और टर्म लिख देता हूँ, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ठीक है, देखो सेचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि मान लो मेरे पास में मैं रूम टेम्परेचर के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, अब रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर मेरे पास में एक गिलास पानी, तो उस एक गिलास पानी के अंदर मैं उतना ही सोल्यूट मिला सकता हूँ जितना उस पानी की कैपेसिटी होगी, है ना, जितना उस पानी की सोल्यूबिलिटी होगी वो उतने ही अमाउंट ऑफ सोल्यूट को यानी नमक को अपने अंदर डिसॉल्व कर पाएगा। तो स्पेसिफिक कांस्टेंट टेम्परेचर या स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर मैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर और अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर पाऊंगा। यानी कि मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पर 27 या 30 डिग्री टेम्परेचर हम लोग मान लेते हैं, किसका? हमारे रूम का। ठीक है, एक जस्ट सेकंड। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि हमारे इस रूम का जो टेम्परेचर है वो कितना है? वो है 30 डिग्री सेल्सियस। अब 30 डिग्री सेल्सियस पर मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें मैंने अच्छे से बहुत सारे चम्मच नमक के मिला दिया। ठीक है, बहुत सारा नमक लेकर के उसके अंदर अच्छे से मिला दिया। अब मैं इस रूम टेम्परेचर, अब उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई वाटर की, कि अब वो और सॉल्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सॉल्ट क्या होगा? या तो ऊपर तैरने लग जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर हम किसी सॉल्वेंट के अंदर और अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते, या किसी सॉल्यूशन के अंदर और अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते। ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी सेचुरेटेड सॉल्यूशन का सीधा सा मतलब है कि हम और ज्यादा से ज्यादा सोल्यूट को ऐड अब नहीं कर सकते, या और ज्यादा सोल्यूट को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई है। अब अगर हमको क्या करना है, और सोल्यूट ऐड करना है, तो हमें या तो टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी टेम्परेचर को अलग करना पड़ेगा टेम्परेचर को, या तो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। लेकिन हम सॉलिड की बात कर रहे हैं तो हमें टेम्परेचर को हमेशा इंक्रीज ही करना है। सॉलिड के केस में सोल्यूबिलिटी तभी बढ़ेगी जब हम लोग क्या करेंगे? टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। गैस के अंदर उल्टा है, तो गैस को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सॉलिड पढ़ रहे हैं। तो भाई सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर हम लोग और सोल्यूट को ऐड उसमें नहीं कर सकते, उसकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। अब अगर हमें और सोल्यूट ऐड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन सेचुरेटेड का सीधा सा उल्टा है, सीधा भी है और उल्टा भी है। ठीक है, उल्टे का मतलब क्या हो गया? उल्टे का मतलब ये हो गया कि भाई सेचुरेटेड के अंदर तो हम और अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें हम और अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, और सोल्यूट ऐड कर सकते हैं।
क्योंकि वो अभी सेचुरेटेड कंडीशन पर नहीं पहुंचा है, ठीक है ना, वो अनसेचुरेटेड है, मतलब अभी भी उसमें कैपेसिटी है कि वो और सॉलिड को अपने अंदर क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। तो ये हो गए सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद बात करते हैं कि भाई सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन का सीधा सा मतलब है कि अगर मुझे सेचुरेटेड सॉल्यूशन में और सोल्यूट ऐड करना है, तो मुझे उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे पानी था, पानी में मैंने मान लो 20 चम्मच क्या डाल दी, शक्कर, या 20 चम्मच क्या डाल दिया मैंने, सॉल्ट डाल दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब 20 चम्मच डाल देने के बाद में उस पानी की कैपेसिटी हो गई, भाई उसने कह दिया बस अब मैं और सॉल्ट को अंदर अलाउ नहीं करूंगा। बट अब अगर मुझे और सॉल्ट उसके अंदर डालना है, तो मैं क्या करूंगा, उस पानी का टेम्परेचर या उस सॉल्यूशन जो वो सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन बना है, सॉल्टी वाटर, उसको क्या करूंगा, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूंगा। जैसे ही मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, मैं और सोल्यूट को उसके अंदर क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। आई बात समझ में। तो ये होते हैं सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, आप खुद भी इसको घर पे ट्राई करके देख सकते हैं। आई बात समझ में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि भाई ये जो सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है, इस पर टेम्परेचर का और इस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट जान रहे, अभी भी वापस बात समझा रहा हूं कि सॉल्वेंट हमारे पास में कोई लिक्विड है और सोल्यूट हमारे पास में सॉलिड फॉर्म में। आई बात समझ में। जैसे लिक्विड का मतलब पानी मान लो और सोल्यूट का मतलब मेरे पास में नमक मान लो, ठीक है ना। तो सॉलिड सोल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है, ध्यान रखना। तो देखो, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस सोल्यूबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, या सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इज ऑल्सो इंक्रीजेस, यानी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाओगे, टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे सोल्यूट की सॉरी सॉलिड सोल्यूट की लिक्विड सॉल्वेंट में क्या बढ़ती जाएगी, सोल्यूबिलिटी बढ़ती जाएगी। यानी कि सीधा सा मतलब ये, टेम्परेचर बढ़ाया तो आप लोग पानी के अंदर और नमक को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, क्योंकि अब पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में और जगह बन करके तैयार हो गई है, ठीक है ना। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो जो पहले वाला जो आपने नमक मिलाया था, वो नमक नीचे नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। आई बात समझ में। तो और आपके पास में क्या होगी, स्पेस क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद बात करें कि भाई इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है। तो भाई अगर मैं बात करूं कि भाई प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ता है इस केस के अंदर, तो हमेशा ध्यान रखना, सॉलिड जो चीजें होती है ना, सॉलिड जो आपके सबके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या सॉलिड जो सोल्यूट होते हैं, सॉलिड जो सॉल्वेंट होते हैं, है ना, यानी सॉलिड फॉर्म में जो भी चीजें अवेलेबल है, उनके ऊपर आप कभी भी प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। उनके ऊपर हमेशा स्ट्रेस लगता है, ठीक है। स्ट्रेस और प्रेशर कहने को तो बातें सेम है, लेकिन इनके बारे में डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के अंदर, ठीक है, सॉरी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के अंदर, ठीक है, जिसमें हम इलास्टिसिटी और वगैरह वगैरह पढ़ते हैं। ये आई होप आपने फिजिक्स के अंदर क्लास 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो प्रेशर कभी भी सॉलिड के ऊपर नहीं लगाया जा सकता, ठीक है, उसके ऊपर हमेशा स्ट्रेस लगता है। तो हमेशा ध्यान रखना, चाहे आप कितना भी प्रेशर लगा दो किसके ऊपर, सॉलिड सॉल्यूट के ऊपर, वो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, यानी एज सच कोई ज्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा प्रेशर का, किस पर, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पर। सीधी सी बात। चलिए चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब तक हम लोग सॉलिड को किसमें मिला रहे थे, लिक्विड के अंदर मिला रहे थे। अब हम लोग लिक्विड के अंदर क्या मिलाने वाले, गैस मिलाने वाले, ठीक है। तो आपको टेम्परेचर का इफेक्ट भी देखने को मिलेगा और प्रेशर का इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, है ना। तो अब हम लोग किसको मिलाने वाले हैं, अब हम लोग के पास में पहले तो सोल्यूट था सॉलिड, अब हमारे पास में जो सोल्यूट है वो है गैस। कौन है, गैस। अब हम देखते हैं कि भाई हम लोग गैस को, कोई भी गैस ले लो आप, चाहे हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, सॉरी हीलियम हो, नियोन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, कोई सी भी गैस ले लो। अब उस गैस को कैसे लिक्विड के अंदर मिलाया जाए, क्या क्या प्रोसेसेस कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। देखो, जो गैसेस होती है ना, उन गैसेस को भी आप अच्छे से लिक्विड में मिला सकते हो। आप लोगों को अगर मैं दो चार एग्जांपल दूं सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के, तो आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स पी होगी, तो कोल्ड ड्रिंक्स को जब हम लोग खोलते हैं तो एक
काइंड ऑफ नॉइस क्रिएट होता है ना, याद रखना। तो काइंड ऑफ जो नॉइस क्रिएट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि बहुत हाई प्रेशर पर किसको अंदर बंद किया हुआ है, लिक्विड के प्रेशर सॉरी गैस को लिक्विड के अंदर क्या किया गया है, सील टाइट किया गया, पैक किया गया। इसीलिए जब हम लोग बोतल ओपन करते हैं या कैंस को ओपन करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के, तो उनमें से हमें क्या आती है, आवाज आती है, ठीक है। और वो आवाज आ रही है, और आप जब देखोगे जब आप बोतल को खोल देते हो, तो बोतल के खोलने के बाद में जो कोल्ड ड्रिंक आपको पूरी भरी हुई दिख रही थी अब तक, उसका अमाउंट थोड़ा सा लो हो जाता है। क्यों लो हो जाता है, क्योंकि उस अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए उसमें गैस को मिलाया जाता है। इसी से कंपनीज को फायदा होता है। तो सोचो साइंस जो है वो कंपनीज को कितना फायदा कर रही है ना। चलिए, अब सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को समझने के लिए हम लोग एक लॉ पढ़ते हैं, उस लॉ का नाम है हेनरीज लॉ, ठीक है। हेनरी एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने सबसे पहले सोल्युबिलिटी ऑफ गैस को क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। इसीलिए उन्हीं के नाम पर हम लोग एक लॉ पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग हेनरीज लॉ, ठीक है। अब जैसे हेनरीज लॉ को मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ, देखिए। मान लीजिए ये मेरे पास में कोई कंटेनर है, ठीक है? ये मेरे पास में एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर भरा हुआ है लिक्विड, लिक्विड में मान रहा हूं तो पानी भरा हुआ है, चलिए, ठीक है। तो अगर मुझे गैस को इस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करना है, तो मेरे पास दो चीजें हो सकती है। मैं दो तरीके से इस लिक्विड के अंदर किसको डिसॉल्व कर सकता हूँ, गैस को। एक तो अगर मैं इस लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज कर दूं, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहे हैं अब अपन लोग। तो अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया जाए, है ना, टेम्परेचर कम कर दिया जाए इस लिक्विड का, तो हम गैस को इजीली डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग टेम्परेचर पर बात ही नहीं कर रहे, हम प्रेशर की ही बात कर रहे हैं सिर्फ। तो देखो, हेनरीज लॉ ये कहता है कि जो आपके पास में गैस प्रेजेंट है और जिस गैस को आप लिक्विड के अंदर मिला रहे हो, उस गैस का जो मोल फ्रैक्शन होगा, उस गैस के पास में कोई अपने मोल्स होंगे, मोल्स का मींस अपने मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स का ग्रुप कहलाता है मोल्स। और मैंने कल आपको बता दिया था कि भाई कितने मॉलिक्यूल्स मिलके एक मोल बनाते हैं, 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। इतने मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक मोल को क्या करते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो जो गैस के मोल्स होंगे, वो गैस के मोल्स किसी भी आप कह सकते हो भाई अगर लिक्विड के अंदर गैस को मिलाना है, ठीक है, तो हेनरीज लॉ कहता है, पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फिर इसको समझ लेते हैं। इट स्टेट्स दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड is directly proportional to the partial pressure of gas on the surface of liquid। मीन्स जब मैं इस लिक्विड के अंदर गैस को मिला रहा हूं, तो इस गैस का अपना एक प्रेशर होगा, ठीक है, और इस गैस के अपने मोल्स होंगे। तो इस गैस के जो मोल्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, कि भाई ये जो गैस है इसको अंदर लिक्विड में डिसॉल्व करने के लिए जो पार्शियल प्रेशर लगाया जा रहा है, यानी कि जो प्रेशर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर, गैस के मोल्स के ऊपर। क्यों, ताकि उस गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर सके, ठीक है ना। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, इसी को हम लोग हेनरीज लॉ बोलते हैं। मींस ये जो गैस है, इस गैस के पास में मोल्स होंगे, इन मोल्स को वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करने के लिए इनके ऊपर से एक प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो ऊपर से लगाया हुआ वो जो पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है ना, जब ऊपर से लगाया हुआ जो प्रेशर होगा, अब गैस के पास में भी अपना प्रेशर है, तो गैस अंदर डिसॉल्व नहीं होगी, ठीक है ना। गैस क्या करेगी, देखो जैसे मान लो मैं लिक्विड के अंदर गैस को डिसॉल्व करना चाहूंगा, तो मैं ऊपर से प्रेशर लगा रहा हूँ, ये गैस है, ये लिक्विड है, ऊपर से मैं भी प्रेशर लगाऊंगा, ठीक है, ये मैं मान लो ऊपर से प्रेशर लगा रहा हूँ, तो गैस के पास अपना प्रेशर है, गैस अंदर जाना नहीं चाहेगी। लेकिन अगर मैं ऊपर से और प्रेशर को इंक्रीज कर दूं, तो गैस के मोल्स जो होंगे वो क्या होने लगेंगे, लिक्विड में डिसॉल्व होने लगेंगे। तो यही कह रहे हैं कि भाई गैस के पार्टिकल्स का जो पार्शियल प्रेशर है, या गैस के पार्टिकल्स के ऊपर लगाया हुआ जो पार्शियल प्रेशर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस गैस के मॉलिक्यूल्स से। यानी जैसे मॉलिक्यूल्स होंगे वैसा प्रेशर हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। बड़े मोल्स होंगे तो उनके लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा एज कंपेरिजन टू छोटे। तो आप लोगों को बस इसमें यही स्टेटमेंट याद रखनी है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है गैस का, है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के, जो हम लोग कहां पर पे अप्लाई कर रहे हैं, ऑन दी सरफेस ऑफ, या जो कहां पर पे लग रहा है,
लिक्विड की सरफेस पे लग रहा है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और सुन लो। ठीक है, हेनरीज लॉ ये कहता है कि जो भी गैस हम लिक्विड के अंदर मिला रहे हैं उस गैस का मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वो जो गैस लिक्विड के ऊपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर अप्लाई कर रही है उसके ऊपर। एक तो एक्सटर्नल प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं, एक पार्शियल प्रेशर गैस अप्लाई कर रही होगी। तो आप वो जो पार्शियल प्रेशर कितना ज्यादा है उस पर डिपेंड करेगा कितने मोल्स अंदर डिसॉल्व होंगे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पर मैंने लिख दिया पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊंगा तो मैं यहाँ एक कांस्टेंट लगाऊंगा के एच। अगर ये के एच हेनरीज कांस्टेंट मानूं इसको मैं, ठीक है, वैसे ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, मैं सिर्फ हमारे साइंटिस्ट ने सिर्फ एज्यूम करके इसको के एच नाम दिया क्योंकि के जो है वो ज्यादातर बहुत सारे कांस्टेंट के लिए यूज आता है। तो एच का मतलब है कि ये हेनरीज कांस्टेंट बन गया। ठीक है, के एच का मतलब कौन सा कांस्टेंट है, ये हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर ये हेनरीज कांस्टेंट माने तो हम लोग देख रहे हैं भाई पी जो है वो काई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करना चाहें, एक ग्राफ बनाना चाहें किसके बीच में, पार्शियल प्रेशर के बीच में और मोल फ्रैक्शन के बीच में, चलिए एक मिनट एक स्केल की हेल्प ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा ये अच्छा बनेगा, है ना। ठीक है, ये मान लीजिए इस तरफ मेरे पास में क्या है, पार्शियल प्रेशर या प्रेशर इस तरफ कंसीडर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और इधर है मेरे पास में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे प्रेशर भी इंक्रीज होगा, कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे उतनी ज्यादा गैस क्या हो जाएगी, लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो ग्राफ हमारा बनेगा एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ इस तरीके से। ठीक है, चलिए ये लीजिए इस तरीके का हमारा ग्राफ बनकर तैयार। अब देखो ये जो हेनरीज कांस्टेंट होता है, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होती है क्योंकि अलग अलग गैसेस पर हमें अलग अलग प्रेशर और अलग अलग टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ता है। देखो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हम लोग, ठीक है ना, तो इस हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी ना वो डिक्रीज होती चली जाएगी क्योंकि इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या करेगा, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो इस हेनरीज कांस्टेंट का अगर हम लोग फॉर्मूला डिराइव करना चाहें तो वो हो जाएगा के एच इज इक्वल टू पी बाय काई। ठीक है, मोल फ्रैक्शन की एज सच कोई यूनिट होती नहीं है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन की एज सच कोई यूनिट होती नहीं है और हमारे प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल। तो हेनरीज कांस्टेंट की जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पास्कल हो जाएगी। ठीक है, पी ए, यानी जो प्रेशर की यूनिट होगी वही हेनरीज कांस्टेंट की भी यूनिट होगी क्योंकि काई की तो अपने आप मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट ही नहीं है, वो यूनिट लेस है ना। तो देखो जब जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज या इंक्रीज करोगे तो अलग अलग गैसेस के लिए जो हेनरी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। जैसे हम लोग N2 और O2 की बात करें तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे मान लो हम लोग एक ओशियन की बात कर रहे हैं, हम लोग एक मान लेते लेक की बात कर रहे हैं, लेक के अंदर पानी होगा, पानी के अंदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे। अब अगर मैं उस पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस को डिसॉल्व करना चाह रहा हूँ तो ऑक्सीजन गैस रिलेटिवली लो प्रेशर के सॉरी रिलेटिवली लो टेम्परेचर के ऊपर अच्छे से डिसॉल्व होगी क्योंकि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना वो लो टेम्परेचर पर ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। आई बात समझ में, लो टेम्परेचर यानी कि अगर एनवायरमेंट अच्छा कूल है तो वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। इसीलिए कम टेम्परेचर पर ही हम लोग ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। और टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया तो ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं होगी। आपकी बुक के अंदर एक पूरी की पूरी टेबल बनी हुई है। एक काम करेंगे हम लोग, एक ऐसा वीडियो बना देंगे या एक ऐसा शॉर्ट बना देंगे, 2-3 शॉर्ट वीडियोस बना देंगे, वो शूट करने का टाइम नहीं मिल रहा है
जब मिलेगा तब मैं वो सारे वीडियोस या वो सारे शॉर्ट्स बना दूंगा, जिनसे आप लोग आराम से उन टेबल्स को देख सकते हो, लर्न कर सकते हो। ठीक है, बाकी एज सच आपकी जो बुक है उसके अंदर वो टेबल अच्छे से बनी हुई है, आप लोग देखना। अलग अलग केसेस के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भाई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है गैस की सोल्यूबिलिटी में। तो ये बात ध्यान रखना कि जो सोल्यूबिलिटी होती है, मैं यहाँ पर पे डायरेक्ट स्टेटमेंट ना लिख करके, मैं यहाँ पर पे देखो एक मिनट है ना, ठीक है। तो देखिए सोल्यूबिलिटी जो होती है गैस की लिक्विड में, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। मींस अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब अब आप गैस को अच्छे से उसके अंदर डिसॉल्व नहीं कर पाओगे। बट अगर आपने टेम्परेचर लो कर दिया, बहुत ज्यादा लो कर दिया, तो आप लोग बहुत अच्छे से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस को आराम से क्या कर सकते हो, लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर सकते हो। इसीलिए जो कोल्ड ड्रिंक्स आप देखते हो, तो कोल्ड ड्रिंक्स बहुत चिल्ड होती है। तो कोल्ड ड्रिंक्स का चिल्ड होने का कारण यही है कि जितनी ज्यादा चिल्ड कोल्ड ड्रिंक होगी उसके अंदर आप उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला सकते हो। तो ये कंपनी इसको कैसे फायदा कर रही है, मान लो मेरे पास में एक बड़ी सी बोतल है, उस बड़ी सी बोतल को मान लो मैंने आधा ही क्या किया है, कोल्ड ड्रिंक से भरा है, या आधा तो नहीं भरेंगे, कंपनी डूब जाएगी, थोड़ा सा मान लो ऊपर से मैंने इतना उस बोतल को खाली रखा। ठीक है, अब रुकिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में मैंने जो है कोल्ड ड्रिंक को भरा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक मैंने कोल्ड ड्रिंक को भर दिया इतना। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं इतना इतना जूस या इतनी इतनी कोल्ड ड्रिंक को और बचा बचा करके दो चार बोतलें और भर दूं। भाई इतना इतना 1000 बोतलों में से बचाऊंगा तो मेरे पास में कम से कम मैं 500 बोतलें और भर सकता हूँ। आई बात समझ। तो इसमें जैसे ही मैं लिक्विड को मिलाऊंगा, लिक्विड मिल गया ये भाई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको बहुत चिल्ड, बहुत ठंडा कर दूंगा। बहुत ठंडा करने पर इसमें मैं आराम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जितनी मैं चाहूँ उतनी मिला सकता हूँ। तो मिला करके मान लो मैंने जो है वो जो लिक्विड था उसके अमाउंट को इंक्रीज करके उसको ठेठ यहाँ तक लेकर के आ गया, मतलब मैंने इतनी गैस उसके अंदर डिसॉल्व कर दी। तो टेम्परेचर कम करने पर गैस की सोल्यूबिलिटी लिक्विड के अंदर बढ़ जाएगी, जबकि टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो कि भाई जो बॉटल्स होती है उनको जब खोलते हो तो की आवाज आती है ना, जस्ट। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। जब बोतल को आप जब खोलते हो तो खोलने के बाद में, जैसे ये बोतल मैंने ओपन की, कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी, इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को मैंने ओपन किया, ये देखो ओपन हुई तो इसमें से एक आवाज निकलेगी। वो आवाज निकलने का कारण ये उसके अंदर जो गैस भरी हुई है बहुत हाई प्रेशर के ऊपर, ठीक है ना, और लो टेम्परेचर पर, वो बाहर आएगी, बाहर आना चाहेगी। अब देखो बाहर का एनवायरमेंट तो है हॉट, अब हॉट एनवायरमेंट है तो जैसे ही मैं उस ढक्कन को खोल के उस कोल्ड ड्रिंक को एक्सपोज कर दूंगा, तो जैसे कोल्ड ड्रिंक एक्सपोज हो गई तो बाहर का टेम्परेचर तो कैसा है, हाई है। तो ये कोल्ड ड्रिंक अब धीरे धीरे क्या होने लगेगी, गर्म होने लग जाएगी, ठंडी से क्या होने लग जाएगी, धीरे धीरे गर्म होने लग जाएगी। और जो गैस अंदर फील होगी, अब मैंने आपको बता दिया कि सोल्यूबिलिटी जो गैस की है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा ये गैस सारी की सारी बाहर आ जाएगी, और जो कोल्ड ड्रिंक इतनी दिख रही थी पहले यहाँ तक दिखाई दे रही थी, वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी। और कुछ कोल्ड ड्रिंक जो कि वो बाहर भी निकल जाएगी, ध्यान रखना है ना, क्योंकि गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा है, बहुत हाई प्रेशर से गैस बाहर आना चाह रही है, ये हाई प्रेशर पे उसको लॉक भी तो किया है अंदर, इसीलिए। ठीक है, चलिए, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। और हेनरी कांस्टेंट जो होता है ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बताओ, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि सोल्यूबिलिटी अगर आप हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ाते जाओगे तो सोल्यूबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है कि सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने पर या हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ने पर डिक्रीज हो जाएगा, और टेम्परेचर डिक्रीज होने पर और हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होने पर ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस लाइन को लिख सकते हो कि सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन
टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। और वाइस वर्स लिख देना, मींस इसका उल्टा। तो ये तो हमने पढ़ लिया भाई हेनरी लॉ क्या होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। अब हेनरी लॉ की हमें 3 एप्लीकेशंस पढ़नी है। तो पहले आप लोग इस सारे को अपनी कॉपी में नोट कर लो, ये नोट्स ही यहाँ समझ लो, ठीक है। फिर हम लोग 3 जो एप्लीकेशंस है हेनरी लॉ की उनको डिस्कस करते हैं। उतार लो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हेनरी लॉ की एप्लीकेशन को। हेनरीज लॉ तो समझ लिया कि भाई ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है। अब अपन लोग इस हेनरीज लॉ की 3 एप्लीकेशन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो हमारी डे टू डे लाइफ में या आप कह सकते हो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं यूज हो सकती है, ठीक है। वेदर हम लोग कहीं पे माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जाएं, कहीं पे स्कूबा डाइविंग के लिए जाएं, या आप इन दोनों में से कुछ भी ना करो बट कोल्ड ड्रिंक्स तो आप सभी पीते होंगे, है ना। तो ये 3 एप्लीकेशन आपके डेली लाइफ पर बेस्ड है ना, या आपकी एक कह सकते हैं आपके जीवन पर आधारित है, ठीक है। चलिए अब हेनरी लॉ की तीनों एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। हेनरी लॉ की जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो ये कहती है टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा बोतल, ठीक है ना, या फिर इन सोडा बोटल्स इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है वैसे भी, तो वापस से सुन लो कि भाई अगर मुझे किसी भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल में या किसी भी सोडा बोतल के अंदर CO2 को डिसॉल्व करना है, या डिसॉल्व CO2 के अमाउंट को इंक्रीज करना और CO2 डिसॉल्व करनी है, तो मुझे वो जो बॉटल्स हैं उनको पैक्ड करना पड़ेगा एट अ वेरी हाई प्रेशर। मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने के बाद में उन बॉटल्स को क्या करना होगा, ढक्कन से बंद कर देना होगा। जैसे मान लीजिए ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक भरी हुई है, अब मुझे इसमें CO2 डिसॉल्व करनी है। तो मैंने बताया था आपको इसका टेम्परेचर तो रखना पड़ेगा लो और इसके प्रेशर को रखना पड़ेगा हाई, ठीक है ना। तो हाई प्रेशर पर इन बॉटल्स के अंदर पहले तो CO2 को भर देंगे और देन उसके ऊपर से क्या लगा देंगे, ढक्कन लगा देंगे और सील टाइट कर देंगे, एकदम टाइटली पैक कर देंगे ताकि वो जो CO2 गैस है वो बाहर ना निकल के आ सके, ठीक है। देन दूसरी जो हमारी एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ की, वो ये कहती है कि जब स्कूबा डाइवर्स ओशन के अंदर डाइव मारते हैं, ठीक है ना। स्कूबा डाइवर्स तो आप सबने देखे होंगे भाई क्या होते हैं स्कूबा डाइवर्स, या आप भी जब डाइविंग करने जाते हैं समंदर के अंदर, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब समुद्र की गहराइयों के अंदर स्कूबा डाइवर्स पहुंचते हैं तो जो ऊपर का जो प्रेशर था, ठीक है ना, लैंड पर जो प्रेशर था वो प्रेशर सडनली इंक्रीज होने लगता है जैसे जैसे डीप अंडर वाटर स्कूबा डाइवर्स जाना स्टार्ट करते हैं। ये बात हम जानते हैं कि भाई जैसे आप लोग नहीं समझ पा रहे हो तो मैं एक बार वापस से समझा देता हूँ। देखो जैसे मान लो ये ओशियन की सरफेस है और स्कूबा डाइवर्स अभी कहाँ बैठे हुए हैं, मान लो शिप पर बैठे हुए हैं। अब जैसे ही स्कूबा डाइवर्स जो है वो वाटर की अंदर जाते जाएंगे, समंदर की गहराई के अंदर उतरते जाएंगे, तो प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज होने लग जाएगा। वाटर का प्रेशर इंक्रीज हो गया, वाटर जो दबाव लगा रहा है बॉडी के ऊपर वो इंक्रीज हो गया। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा डीप इनटू द सी, वैसे वैसे जो ब्लड के अंदर एटमॉस्फेरिक गैस है वो ज्यादा से ज्यादा क्या होने लग जाएगी, डिसॉल्व होने लग जाएगी। क्योंकि हमने पढ़ा है कि हाई प्रेशर पर लिक्विड के अंदर क्या डिसॉल्व होने लग जाती है, गैस अच्छे से डिसॉल्व होने लग जाती है। तो हमारे पास में भी लिक्विड है हमारा ब्लड, तो हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन गैस होगी, सॉरी जो एटमॉस्फेरिक गैस होगी वो अच्छे से डिसॉल्व होने लग जाएगी जैसे जैसे हम समंदर के गहराइयों तक जाते जाएंगे। अब जैसे ही हम लोग वापस आने की कोशिश करेंगे तो प्रेशर जो होगा वो सडनली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे अंदर जा रहा है वैसे तो इंक्रीज हो रहा है, तो एटमॉस्फेरिक जो गैसेज है वो हमारे ब्लड में क्या हो रही है, अच्छे से डिसॉल्व होती जा रही है। और एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन गैस अच्छे से डिसॉल्व होगी। लेकिन जैसे ही हम लोग वापस से जमीन की तरफ आने की प्रयास करेंगे, जैसे हम लोग जमीन की तरफ आने का काम करेंगे, ओशन की सरफेस पर वापस से आने लगेंगे, तो जो प्रेशर होगा वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएगा। जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा तो आपके ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजन गैस है और जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है बाकी सारी, वो क्या होने लग जाएगी, बाहर की तरफ रिलीज होने लग जाएगी। अब जैसे ही बाहर की तरफ रिलीज हुई तो आपके ब्लड के अंदर क्या हो गई, नाइट्रोजन की कमी होगी। नाइट्रोजन की कमी हुई, ठीक है, या एटमॉस्फेरिक गैसेस की कमी हुई, तो आपके ब्लड के अंदर नाइट्रोजन के बबल्स बनने लग जाएंगे। और ये जो नाइट्रोजन के बबल्स बनते हैं, ये नाइट्रोजन के बबल्स आपके ब्लड कैपिलरीज को क्या करने लगेंगे, ब्लॉक करने लग जाएंगे।
और इस जो बीमारी है जिसमें ब्लड कैपिलरीज को नाइट्रोजन बबल्स ब्लॉक कर देते हैं उसको हम बोलते हैं बेंड्स। तो इस बेंड वाली डिजीज को, या जो बेंड जो कि मेडिकल डिसऑर्डर, मेडिकल डिजीज है या मेडिकल कंडीशन है, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो स्कूबा डाइवर्स के पीछे सिलेंडर्स लगाए जाते हैं उनके अंदर जो ऑक्सीजन भरा जाता है वो डाइल्यूटेड ऑक्सीजन होता है। मीन सिर्फ ऑक्सीजन नहीं भर रहे, ऑक्सीजन के साथ में हीलियम गैस भी है और नाइट्रोजन गैस भी है। जो सिलेंडर है उन सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस है 32.1%, हीलियम गैस है 11.7% और नाइट्रोजन गैस है 56.2%। अब नाइट्रोजन गैस ज्यादा इसलिए भरी क्योंकि बबल्स जो अंदर बन रहे ब्लड में वो नाइट्रोजन गैस के बन रहे। आई बात समझ में? लास्ट वाली जो एप्लीकेशन है वो भी सेम टू सेम स्कूबा डाइवर्स वाली है कि भाई जो सिलेंडर्स हम लोग, जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, यानी कि जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, या आप भी कभी क्लाइंबिंग के लिए जाओ तो आप देखोगे कि आपके पीछे एक ऑक्सीजन सिलेंडर बांधा जाता है ना, या आप एक ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करते हो। वो ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है उसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन के साथ में कुछ और गैसें जैसे हीलियम और नाइट्रोजन भी होती है। क्योंकि जैसे जैसे आप हाई ऑल्टीट्यूड पर जाओगे वैसे वैसे एयर प्रेशर लो हो जाएगा। अब एयर प्रेशर लो हो गया तो आपके ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है वो बाहर आने लग जाएगी। मींस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होने लग जाएगी? डिक्रीज होने लग जाएगी। ठीक है ना? तो ये ऑक्सीजन की कमी हमारे ब्लड के अंदर ना हो इसलिए हमारे सिलेंडर्स में ऑक्सीजन को हाई प्रेशर पर भरा जाता है और बहुत कंसंट्रेटेड अमाउंट। इसमें तो डाइल्यूट में भर रहे थे, इसमें कंसंट्रेटेड अमाउंट यानी ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का कम होगा, हीलियम का कम होगा। ठीक है? तो हाई ऑल्टीट्यूड्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो, एज अ रिजल्ट देयर इज अ लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। तो जैसे जैसे हाई ऑल्टीट्यूड पर जाओगे तो आप देखोगे कि उस हाई ऑल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन का जो प्रेशर होगा वो लो होगा। तो हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी कंसंट्रेशन भी क्या होने लगेगी? धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी, क्योंकि वो ऑक्सीजन ब्लड से निकल के बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि कोई भी चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। ठीक है? As a result, there is a low concentration of oxygen in the blood and tissues of the climbers and people living here। यानी हाई ऑल्टीट्यूड पर जो लोग रहते हैं या फिर जो पर्वतारोही यानी क्लाइंबर्स होते हैं उनके ब्लड में और उनके टिश्यूज में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो डिक्रीज हो गई ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, इससे भी एक मेडिकल कंडीशन क्या हो सकती है? जनरेट हो सकती है, ओरिजिनेट हो सकती है, यानी एक मेडिकल कंडीशन हो सकती है, एक डिजीज हो सकती है जिसका नाम है एनोक्सिया। एनोक्सिया का मतलब हो गया आपके ब्लड के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसका अमाउंट लो हो गया, जिसकी वजह से आपको क्रैम्प्स आने लग जाएंगे। क्रैम्प्स का मतलब हमारी देसी भाषा में बोलूं तो वाइंटे आने लग जाएंगे। वाइंटो का मतलब हो गया आपकी नस पे नस चढ़ जाएगी, है ना, इस तरीके से। तो ये थी हमारी 3 एप्लीकेशन हेनरीज लॉ की। पहली ये कह रही है कि भाई जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा की बोतल में, उनको हाई प्रेशर पर डिसॉल्व किया जाता है। ठीक है? फिर स्कूबा डाइवर्स के जो सिलेंडर्स होते हैं उनको डाइल्यूटेड ऑक्सीजन मींस ऑक्सीजन के साथ हीलियम और नाइट्रोजन गैस के साथ भरा जाता है, क्योंकि जैसे ही स्कूबा डाइवर्स वाटर डीप इनटू द वाटर से वापस से वाटर की सरफेस पर आने लगेंगे तो उनके ब्लड के अंदर क्या बन जाएंगे? नाइट्रोजन के बबल्स बन जाएंगे, जिससे उनको बेंड्स नाम की क्या हो सकती है? बीमारी हो सकती है। तो उससे बचाने के लिए डाइल्यूटेड ऑक्सीजन भरा जाता है। तीसरा, हाई ऑल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन लेवल क्या होता है? लो होता है, तो ब्लड का ऑक्सीजन लेवल भी क्या हो जाता है? लो हो जाता है। हाई ऑल्टीट्यूड पे तो लोइस है, ब्लड में जो हाई प्रेशर है ऑक्सीजन का वो भी लो हो जाता है। ठीक है? तो इसीलिए कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन को किसमें भरा जाता है? हमारे सिलेंडर्स में भरा जाता है, ताकि प्रिवेंट करी जैसे ये कौन सी डिजीज? एनोक्सिया। ठीक है? आई होप ये जो लेक्चर 2 है ये आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना, सारी बातें। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन ऑन है। पिछला वाला जो वीडियो था उसमें कमेंट सेक्शन ऑफ हो गया था, बट इस बार ऑन कर देंगे। ठीक है? उसका भी ऑन कर दिया था। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बेझिझक कर सकते हैं, है ना, और मैं पर्सनली आप सबको रिप्लाई करूंगा। ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो भी समझ में आया होगा और अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। ठीक है? हैव अ नाइस डे। ठीक है? जय हो।